सैमसंग S23 अल्ट्रा है जो कि बिल्कुल ही डेड है। बोर्ड की कंडीशन वेल एंड गुड है, कहीं पे कोई वाटर मार्क कुछ भी नहीं है, ना ही तो शॉर्टिंग है। ओके, यानी कि CPU रैम ड्राई शोल्ड है। ये सारे मदरबोर्ड जो नॉर्मल स्टैंड अब तक यूज़ करते थे उसमें फ़िक्स नहीं होते थे, तो इसके लिए YCS यांग का भी और बहुत से अलग अलग कंपनी के स्टैंड आ चुके हैं जिसमें आपका मदरबोर्ड पूरा फिक्स रहे, यानी कि ज़्यादा उसको प्रेशर भी ना गिरे और प्रॉपर फिक्स वे पे रहे, वैसा स्टैंड आप यूज़ करें। सबसे पहले तो जो ब्लैक कलर की हीट सिंक दी हुई है, मतलब ये पूरा हीट सिंक पेपर है कॉपर का, जो आपको सेफ वे पे रिमूव करना है, ताकि सेफ वे से रिमूव करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रैम और CPU ड्राई शोल्ड है। जो ऊपर हीट सिंक है वो पूरी की पूरी पाउडर फॉर्म में हो गई रहेगी, मतलब एकदम ड्राई हो चुकी रहेगी। जब कंपनी उसे यूज़ करती है तो लिक्विड फॉर्म होता है, बट ये पूरा का पूरा पाउडर फॉर्म में हो चुका है। तो ये तो कंफर्म है कि आपका CPU हीट होने के बाद ये सारा सब कुछ ड्राई हो गया है, तो क्लियर है। हीट सिंक को सेफ्टी मतलब रखने के लिए, मतलब ज़्यादा फैले नहीं, उसके लिए यहाँ पे गास किट भी दिया हुआ है। सबसे पहले बोर्ड को हीट सिंक की पूरा क्लियर करेंगे। हीट सिंक क्लियर करने के बाद जो CPU को शील्ड से कवर अप किया हुआ है, वो शील्ड को आपको जितना हो सके उतना सेफ वे पे उतना ही काटना है कि आपका स्क्रैपर वगैरह बोर्ड के सरफेस से पूरा टच होके CPU के इंजेक्ट हो जाए और कोई भी पार्ट आपका डैमेज ना हो। तो मैंने वो सब फोकस करते हुए यहाँ पे कोई भी एक पार्ट बट कुछ नहीं था, तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले कट लगाया हुआ है। कट लगाने के लिए आपको छोटे छोटा ग्राइंडर यूज़ करना है। अगर आप बड़ा ग्राइंडर यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपका डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब ज़्यादा डीप उतर जाएगा तो कोई भी पार्ट आपका शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जितना मेरा स्क्रैपर इंजेक्ट करना है उतना ही मैंने कट किया हुआ है। क्लीन है पूरा बोर्ड। तो क्विक 861 है मेरे पास, 360 पे आपको CPU लिफ्ट अप करना है, बट उसके पहले गन मैंने क्विक 2008 का यूज़ किया हुआ है, जिसमें जो वाइट पेस्टेड फ्लक्स आता है मतलब ग्लू, वो कंफर्म करने के लिए कि आपका कहीं पे है नहीं। तो यहाँ पे 360 पे मैंने क्विक 861 का यूज़ किया हुआ है रैम और CPU को लिफ्ट अप करने के लिए। क्लियर है पूरा। अब जितना हो सके उतना आपको कोई भी एक जगह पे स्टे नहीं करना है, कंटिन्यू फ्लो को घुमाते ही जाना है, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि रैम पूरा आपका हीटअप हो चुका है। तब भी आपको स्क्रैपर वगैरह इंजेक्ट करना है। उसके अलावा आपको स्क्रैपर को इंजेक्ट ही नहीं करना है, मतलब आप क्या CPU के आसपास के अगर पार्ट, अगर आप ट्वीज़र से रिकन्फर्म भी कर सकते हैं कि आपके पार्ट्स मेल्ट हो चुके हैं, तब भी जाके आप स्क्रैपर को इंजेक्ट करें। जो PPD कंपनी ने CPU के लिए यूज़ किया है वही पार्ट्स के लिए भी यूज़ किया है, तो सारा सब कुछ सेम ही PPD सेम ही टेम्परेचर पे लिफ्ट अप होता है। तो अब मेरा यहाँ पे रैम पूरा उतर चुका है, कोई भी ट्रैक कोई भी पार्ट्स कुछ भी डैमेज नहीं है। तो रैम के ऊपर के पोर्शन में वाइट पेस्टेड दिया हुआ है, तो उसे एक बार क्लीन कर लेते ताकि थोड़ी बहुत और हेल्प हो जाए आपका CPU प्रॉपरली हीट होने में। वरना कई बार बंदे ये साफ़ नहीं करते और कंटिन्यू ही हीट पे उसे उठा लेते, बट वो टाइम पे जो CPU को प्रॉपर हीट चाहिए 360 की वो नहीं मिलती, तो CPU फूलने फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रैम का पोर्शन पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है, ताकि मेरा पूरा का पूरा CPU प्रॉपर वे पे हीट हो जाए और एकदम नीट एंड क्लीन जब रिबॉलिंग के टाइम पे आप काम करें तो ईजी हो जाए। अब यहाँ पे मैंने रैम के पोर्शन को CPU के ऊपर के साइड पे पूरा क्लीन किया हुआ है। सेम टेम्परेचर पे अभी यहाँ पे CPU को लिफ्ट अप करना है 360 पे, बट CPU में बहुत सी प्रिंटें बोर्ड से कनेक्टेड होती है, तो यहाँ पे आपको रैम के लिए सपोज़ कि आपको 1 मिनट 20 सेकंड लगे थे, तो CPU के लिए आपको 1 मिनट 30 सेकंड भी लग सकते, तो आपको उतना वेट करना है। ज़्यादा मतलब यहाँ पे फास्टेस्ट में काम नहीं करना है, क्योंकि ये CPU थोड़ा थिनेस्ट है, तो डैमेज होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। जितना CPU थिन है उतना आपको केयरफुली काम करना है।
अब यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है कि सीपीयू पे अगर आप हिट दे रहे हैं तो कोई एक पोर्शन पे गन का मतलब हाइट है वो थोड़ा कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो वो कंडीशन में भी आपके प्रिंट और सीपीयू फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको कोई भी एक ही हाइट पे कंटिन्यू एडजस्ट करते रहना है। मेरा सीपीयू भी प्रॉपर लिफ्टअप हो चुका है और देख सकते हैं आप कि एक भी प्रिंट मेरा मिस नहीं है, ऑल गुड है, कोई भी पार्ट्स मेरा डैमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे लो मेल्टिंग ज़रूरी है। लो मेल्टिंग से आपका एक तो जो वाइट पेस्टेड ग्लू है वो भी क्लीन हो जाएगा, और जो अननोन पीपीडी है मतलब कि जो आपको रीयूज़ कर नहीं करनी है वो पीपीडी आपकी साथ में मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको आयरन का टेम्परेचर रखना है 300 या 320। जो आप शोल्डर वायर यूज़ कर रहे हो तो 300 पे भी चलेगा, अगर आप पीपीडी फ्लक्स कुछ भी यूज़ कर रहे हो तो आपका 300 320 पे भी नीट एंड क्लीन काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्यूल टोन गुडविक का यूज़ किया हुआ है ताकि पूरा सरफेस एरिया क्लीन हो जाए मेरा, और जो बॉर्डर्स दिए हुए हैं वो बॉर्डर्स पे प्रॉपरली आपको फुल्ली क्लीन करना है। सरफेस आपका पूरा ज़ीरो ज़ीरो होना चाहिए, कोई भी जगह पे माइनर सा मतलब बहुत से बंदे गुडविक लोकल भी यूज़ कर लेते हैं तो उसमें कई बार गुडविक चिपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर खींचते टाइम रिवर्स करते टाइम आपके जो पार्ट प्रिंट है वो डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे वही फोकस करते हुए गुडविक का यूज़ किया हुआ है, यानी कि फ्लैगशिप फ़ोन है तो थोड़ा बहुत फ्लैगशिप ही काम करना है, चीपेस्ट नहीं करना है आपको। तो ड्यूल टोन गुडविक से मेरा सरफेस एरिया क्लीन हो चुका है, बट अभी सिंगल लेयर से मैं जो अनवांटेड जो वाइट पेस्टेड था वो भी साथ में क्लीन हो जाएगा, और ज़्यादा डीप एंड नीट क्लीन होगा यहाँ पे, क्योंकि बाद में यहाँ पे ब्लेड वगैरह आप स्क्रैचेस वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाओगे। सरफेस एरिया क्लीन करने के लिए बहुत से बंदे मार्केट में बहुत से टूल आते हैं जो कि सीपीयू के ग्लू रिमूव करने के लिए यूज़ होता है या फिर बोर्ड वगैरह क्लीन करने में यूज़ होता है, बट उससे अच्छा ये है कि आप सिंगल लेयर का एक बार रिपीट यूज़ कर ले तो आपका सारा का सारा सरफेस नीट एंड क्लीन हो जाएगा। क्लीन है मेरा सरफेस, तो एक बार कॉटन से रिकन्फर्म कर लेते हैं कि कोई भी जगह पे आपका ग्लू भी नहीं है और पूरा का पूरा सीपीयू पोर्शन क्लीन है। क्लियर है सीपीयू सरफेस, कोई भी प्रिंट मेरा डैमेज नहीं है। अगर आप सेम हाइट पे एडजस्ट करके आप सीपीयू लिफ्टअप करोगे तो आपका प्रॉपर वे पे गर्म भी होगा वो, और प्रॉपर शोल्ड मेल्ट होके आपका सीपीयू लिफ्टअप हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आधा प्रिंट पे कचरा वगैरह कुछ है तो शोल्डर से उसे निकाल लेते। क्लियर है, एक प्रिंट मेरी शायद लग रही है ग्लू जैसी, क्लीन है पूरा। अब रैम के पोर्शन को जो वाइट पेस्टेड है रैम के पोर्शन पे सबसे पहले आपको वही फोकस करना है, मतलब आपका टारगेट वही होना चाहिए कि आपको ओनली वाइट ग्लू रिमूव करना है। तो वाइट ग्लू मिनिमम 260 टेम्परेचर पे भी क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर का टेम्परेचर रखा हुआ है 300, और साथ में शोल्डर बॉल इसलिए लिया है ताकि जो अनबैलेंस जो बॉल्स हो चुके थे वो बैलेंसिंग पे आ जाए और मेरा कोई भी प्रिंट वगैरह डैमेज ना होए। अब यहाँ पे गुडविक का यूज़ सरफेस एरिया क्लीन करने के लिए किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा का पूरा क्लीन कर रहा है। क्लियर है मेरी पूरी रैम, और सारे बॉल शाइनी भी हो गए। तो अब सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे रैम का पोर्शन जो था वो तो पहले ही लिफ्टअप के पहले ही क्लीन कर लिया था। यहाँ पे भी आपका टारगेट सेम ही होना चाहिए कि आपको ओनली वाइट फ्लक्स ही रिमूव करना है। बाकी जो अनबैलेंस जो बॉल्स है वो तो आपके शोल्डर बॉल से ही कनेक्ट होके रिमूव हो जाएंगे प्रॉपर। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने वाइट ग्लू को ही रिमूव करने की ट्राई की है। यहाँ पे जो सीपीयू में कैपेसिटर दिए हुए हैं अगर वो आपसे रिमूव भी हो जाते हैं तो उतना कोई इश्यू नहीं है, बट कंपनी यूं ही कोई पार्ट्स नहीं देती। तो जितना हो सके उतना अगर आप सेफ रखेंगे उसे तो वेल एंड गुड है। तो आपकी सीपीयू की कंडीशन भी गुड रहेगी, कुछ ना कुछ यूज़ में तो कंपनी देती ही है। हकीकत में ये हीटिंग को सेंसिंग के लिए होता है ताकि आपका सीपीयू ज़्यादा ओवरहीट ना हो, यानी कि थोड़ा बहुत स्टैंड बाय पे भी चला जाए। तो वोल्टेज को स्टेबल और फ्लक्चुएटी रोकने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ किया हुआ रहता है।
जो गुड कंडीशन में जो टेक्नीशियन होते हैं, जो कि एज इट इज़ कंपनी कंडीशन काम करते हैं, वो सारे यहाँ पे पार्ट्स वगैरह रखते हैं, उसे उड़ा नहीं देते। तो मैंने भी यहाँ पे सब कैप रखे हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत से बंदे 217 या 199 मतलब हाई मेल्ट पीपीडी का यूज़ करते हैं, बट उतना यहाँ पे चलता है 183। अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, 183 या फिर 199। यहाँ पे मैंने 183 का यूज़ किया हुआ है क्योंकि कस्टमर नीडेड डेटा, उसका अदर कोई गोल नहीं था। डिस्प्ले भी पूरा उसका ओके, बट उसे सेल आउट ही करना है क्योंकि ये सैमसंग वाले कंपनी फॉल्टी मतलब बोल सकते हैं आप इसे, कि रैम और सीपीयू ड्राई शोल्ड होना। क्योंकि सीपीयू के ऊपर अगर रैम दी हुई है तो ऑब्वियसली सीपीयू गर्म होते ही रैम आपकी ड्राई शोल्ड हो ही जाएगी। और जो वाइट फ्लक्स वगैरह यूज़ किया हुआ है तो ब्रेड के जैसा मतलब फूलने के बाद ऑटोमेटिक आपकी रैम डिसोल्ड हो जाएगी और डिसमेंटल भी हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लक्स डाल के यहाँ पे ही सारे बॉल को अलाइनमेंट कर लेते, ताकि अगर कोई बॉल अगर आपका स्टेंसिल पे बच रहा है तो वो भी रीशोल्ड हो जाएगा और प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्विक 2008 का यूज़ किया हुआ है, टेम्परेचर मेरा 300 है और मॉडिफाई किया हुआ है इसे। अगर आप चाहें तो आपकी गन अगर मॉडिफाई नहीं है तो आप यहाँ पे 380 तक जा सकते हैं क्विक 2008 में, बट मॉडिफाई के बाद आप 360 पार नहीं कर सकते क्योंकि आपका सीपीयू डैमेज कर देगा। वो पूरा क्लीन है सीपीयू, तो सीपीयू को ट्रे डाउन करा देते। अगर आपने अलाइनमेंट लेने के बाद सीपीयू को मतलब अलाई करने के बाद साफ़ नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे कम फ्लक्स का यूज़ करें। और आपने अलाइनमेंट सीपीयू में करने के बाद साफ़ कर दिया है, मतलब थिनर वगैरह जो कुछ भी आप यूज़ करते हो उसे अगर आपने साफ़ कर दिया है तो यहाँ पे आपको थोड़ा फ्लक्स ज़्यादा चाहिए रहेगा। बट कोई नहीं, मैंने तो क्लीन नहीं किया है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कम फ्लक्स का ही यूज़ किया हुआ है, जिससे आपको प्रॉपर दिख रहा रहेगा। अब यहाँ पे सीपीयू को परफेक्टली एंगल पे सेट करते हुए मैंने यहाँ पे क्विक 2008 का यूज़ किया हुआ है, 360 पे मैंने रखा हुआ है। और सब जगह पे आपको रोटेशन पे ही रहना है, कोई भी एक जगह पे आपको स्टे नहीं करना है। अगर बहुत से बंदे बिगिनर है तो वो जो रैम के ऊपर का पोर्शन है वो स्क्वायर पे कंटिन्यू आप हीट दोगे तो प्रॉपरली आपका सीपीयू लिफ्ट डाउन हो जाएगा और प्रॉपर बैठ जाएगा तो अपनी जगह पे। यहाँ पे रिकन्फर्म करने के लिए आपको फ्लक्स की ज़रूरत उतनी नहीं गिरेगी। अगर आपके पास कोई भी ट्वीज़र का पॉइंट है या फिर बहुत से बंदे स्क्रैपर का यूज़ करते हैं रिकन्फर्म करने के लिए, तो आप खाली टचअप देके कर सकते हैं। फाइनल टचअप से आपको आइडिया आ जाएगी कि मूवमेंट करते टाइम सीपीयू अपनी जगह पे वापस आ रहा है तो आपका सीपीयू परफेक्ट है, यानी कि प्रॉपर सारे बॉल्स कनेक्ट होकर बैठ चुका है। जब तक आपने फ्लक्स जो डाला हुआ है वो चारों जगह से बाहर ना आ जाए तब तक आपको फाइनल टचअप नहीं टच करना है। मेरा अभी सब जगह से फ्लक्स बाहर आ चुका है तो मैं दोनों साइड से शेक आउट करके चेक कर लूँगा। ठीक है, अब सीपीयू पूरा प्रॉपर बैठ चुका है तो उसे थोड़ा चिल्डअप होने देते, तब तक रैम रिबोलिंग कर लेते। रैम रिबोलिंग के लिए भी मैंने वही पीपीडी यूज़ की है जो सीपीयू में यूज़ किया हुआ है, 183। अगर आप चाहे तो मैकेनिक काईसी वाईसीएस कोई भी पीपीडी यूज़ कर सकते हैं, सारी पीपीडी बेस्ट ही आती है। बॉल्स अगर आपके शाइनी बन रहे तो आपकी पीपीडी वेल एंड गुड है। अगर आपके बॉल शाइनी नहीं बन रहे मतलब ड्रॉप आउट ले रहा है, मतलब बॉल्स के बाद बॉल्स बन रहे हैं, तो आपकी पीपीडी एक्सपायर हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे सारे के सारे बॉल शाइनी बन रहे हैं। यहाँ पे ही एल कर लेते हैं क्योंकि रैम है बहुत कम बॉल्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेम प्रोसेस। एक बार मैं बूटिंग कंफर्म कर लेता हूँ बोर्ड का। बूटिंग कंफर्म करने के बाद ही आपको यहाँ पे रैम को बिठाना है, बट आपने नीट एंड क्लीन काम किया रहेगा तो बूटिंग आपका श्योरली जो आपको एक्यूरेसी चाहिए वही आई रहेगी। तो सीधा रैम को फिक्स कर लेते हैं। रैम के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस ही यूज़ किया हुआ है, थोड़ा सा फ्लक्स जिसको सारी जगह पे मैंने फैला दिया हुआ है और सीधा रैम को फिक्स आउट कर लेते हैं।
ये फ़ोन एक्चुअली में लोगों पे स्टक नहीं था। जब सेट ऑन था तो सेकंड लोगों से रिस्टार्ट हो रहा था, तो कोई बंदे ने सॉफ्टवेयर भी किया हुआ है और कस्टमर को डेटा चाहिए था, तो सॉफ्टवेयर वाले ने ये भी मतलब कंफर्म किया था कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर चढ़ नहीं रहा था, मतलब आधी फाइल पे उसने अटका दिया था। तो यहाँ पे तो ये तो श्योर है कि डेटा नहीं आएगा, बट कस्टमर को डेटा चाहिए था, तो मैंने सबसे पहले यही ट्राई किया हुआ है सीपीयू रिबॉलिंग की। तो एक बार सेट को चेक कर लेते रैम को कंफर्म करने के बाद। अगर वेल एंड गुड कंडीशन पे टेक्नीशियन है, मतलब कि प्रॉपर टेक्नीशियन है, तो खाली रैम रिबॉलिंग करके भी वो कस्टमर का डेटा निकाल सकता है, बट उसकी लाइफ लंबी नहीं होती है, इसलिए सीपीयू और रैम दोनों को साथ में आपको रिबॉल करना है। मेरी रैम भी प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है, तो सीधा बोर्ड को बॉडी में असेंबल करके चेक कर लेते हैं। अगर चार्जिंग का लोगो शो कर रहा है और उसमें भी परसेंटेज शो कर रहे हैं तो आपका सेट प्रॉपर है, और चार्जिंग लगाते आपका परसेंटेज शो नहीं कर रहा है तो सेट में सॉफ्टवेयर की इश्यू है। मेरा चार्जिंग का लोगो आ चुका है और परसेंटेज मेरा शो नहीं कर रहा है, सीधा सेट ऑन ही हो रहा है। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि मुझे फ्लैशिंग ही करना पड़ेगा। सेम कंडीशन पे